हेलो फ्रेंड्स, और यहाँ हम यूपी पीसीएस 2015 का पेपर सॉल्व करेंगे। यदि आप पीसीएस का पेपर देने जा रहे हैं तो कम से कम वर्ष 2000 से लेकर 2023 तक का आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर सॉल्व करके जाएं, क्योंकि जितने भी सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं वो बताते हैं कि आपको प्रीवियस ईयर को कभी भी अवॉइड नहीं करना चाहिए, ज़रूर सॉल्व करके ही जाना चाहिए। तो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे पूरा पेपर 15 का। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में किसे महत्वपूर्ण और मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। तो जो ऋग्वैदिक काल है उसके प्रारंभ में गाय को जो है महत्वपूर्ण और मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं। किसके संकेत हैं या किसके लक्षण हैं? तो ये पुराणों के लक्षण, ये 5 लक्षण हैं। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित, ये पुराणों के 5 लक्षण बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको सुमेलित करना है, और ये क्वेश्चन देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ये इंडिविजुअल या सुमेलित करके पूछता है। सबसे पहले आप देख लीजिए, चंद्रगुप्त द्वितीय का पूछता है जिसका उपाधि है विक्रमादित्य। इसके बाद से अशोक, आपको पता है देवनाम प्रिय है। तो यदि आप 2 भी सुमेलित कर लेते हैं तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो अशोक का प्रियदर्शन या देवनामप्रिय है, और चंद्रगुप्त द्वितीय का विक्रमादित्य है। स्कंदगुप्त जो है उसको क्रमादित्य की उपाधि मिली थी, और समुद्रगुप्त को पराक्रमांक की उपाधि मिली थी। 2 इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। तो इंडिविजुअल में इसको ज़्यादा पूछता है, या सुमेलित करने का भी है, तो आप 2 को जानते हैं तो कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? तो जो डायमेकस है ना, वो सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था, बल्कि वो बिंदुसार के शासनकाल में आया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो है द नेचुरल हिस्ट्री जो पुस्तक है, ये इसके लेखक प्लिनी है, मतलब प्लिनी है, न कि टालेमी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन था? तो देखिए, सबसे पहला है स्वामी, फिर अमात्य, फिर कोश, तीसरे नंबर पे कोश का स्थान रखा गया है यानी धन का, फिर दुर्ग, जनपद, बल एवं मित्र। तो इसमें जो है 7वें स्थान पे, सबसे अंतिम स्थान पे मित्र को रखा गया है। ये क्रम भी आप याद कर लेंगे। स्वामी, अमात्य, कोश यानी धन को तीसरा नंबर, दुर्ग, फिर जनपद, बल एवं मित्र। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण के पोलीगार कौन थे? है ना, ये एनसीईआरटी में ही आपको मिल जाएगा। दक्षिण के पोलीगार कौन थे? तो क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैनिक नियंत्रकों को क्या कहा जाता था? पोलीगार कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य करवाया था? तो जो दंती दुर्ग है, इसने हिरण्यगर्भ नामक यज्ञ करवाया था। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये पहले भी बहुत पूछा जा चुका है। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 26 में, ठीक है। खानवा का युद्ध हुआ था 27 में, और घाघरा का जो युद्ध है वो हुआ था 29 में, और चंदेरी का जो युद्ध है वो हुआ था 1528 में, ना कि 30 में। तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है? चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्नलिखित में से किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? तो विलियम हाकिंस को। कई बार ये भी पूछ लेता है कि मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में कौन आया था? तो विलियम हाकिंस आया था, जिसको इंग्लिश खान की उपाधि जहांगीर ने दी थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया था? तो दिल्ली का जो लाल किला है, इसे अकबर के काल में नहीं कराया गया था, बल्कि शाहजहां के काल में बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारकेश्वर आंदोलन किसके विरुद्ध था? तो ये मंदिरों में जो भ्रष्टाचार व्याप्त थे उसके विरुद्ध था। तारकेश्वर आंदोलन किसके विरुद्ध था? मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम क्या है? तो क्रांतिकारी साम्यवादी दल। क्या नाम है? क्रांतिकारी साम्यवादी दल नाम है। इसकी स्थापना किसने की थी? सोमेंद्र नाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला अध्यक्ष को चुना था? तो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार श्रीमती एनी बेसेंट को चुना गया था। और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। यदि पूछे कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी आपकी सरोजनी नायडू। 1925 में उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकहितवादी उपागम से किसे जाना जाता था, या ये उपाधि किसको मिली थी? तो ये गोपाल हरि देशमुख जी को ये उपाधि मिली थी, लोकहितवादी। अगला क्वेश्चन है, कमागाटामारू क्या था? कमागाटामारू क्या था? तो ये एक जहाज था, कई बार पूछा है ये क्वेश्चन।
याद रखेंगे। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? तो सर पैंथी क्लारिस द्वारा इसका क्या किया गया था, नेतृत्व किया गया था। इसमें टोटल 3 मेंबर्स थे, जैसे स्टेफर्ड क्रिप्स थे, लॉर्ड पैथी क्लारेंस थे और एवी अलेक्जेंडर थे, है ना। तो सर पैथी क्लारेंस क्या थे, इसके जो है इसका नेतृत्व उन्होंने किया था। और ये 1946 में आया था, जिसके तहत क्या था, हमारे भारतीय संविधान के निर्माण का जो है डिसीजन लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दीपावली घोषणा पत्र का संबंध किससे था, जो 1929 में जारी किया गया, इसका संबंध किससे था? तो इसका संबंध डोमिनियन स्टेट से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए मैंने लिखा है पहले ही। गांधी जी को किसने वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा? एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी एक फोर्स का काम करता है, ऐसा कहा था माउंटबेटन ने महात्मा गांधी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमकाल यानी लघु हिमकाल कब से कब तक माना गया है? तो ये माना गया है 1550 से 1850 तक। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि ये ज़्यादा करीब है, 1550 से 1850। तो देखिए ये तो उसके आसपास नहीं है, ज़्यादा पहले हो जा रहा है, ये भी नहीं है, तो सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको सुमेलित करना है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन बहुत आसान है, ऐसा लग रहा है पढ़े नहीं होंगे, लेकिन कह रहे ज्वालामुखी। देखिए जम्मू कश्मीर में कोई ज्वालामुखी नहीं है, भारत में बस एक ही जगह ज्वालामुखी है, वो है बैरन द्वीप पे बंगाल की खाड़ी में। उसके अलावा भारत में कहीं पर भी कोई ज्वालामुखी मतलब सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, बस एक ही है बैरन द्वीप में जो कि सक्रिय है इंडिया में। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है दूध गंगा किस में अवस्थित है? तो दूध गंगा जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको सुमेलित करना है, झीलें हैं और ये कहाँ पे है? तो जो अष्टमुडी है ये केरल में है, पुलकित आपको पता है तमिलनाडु में है, रूपकुंड हरियाणा में है, रूपकुंड उत्तराखंड में है, रूपकुंड उत्तराखंड में है और सूरजकुंड हरियाणा में है। आप आंसर में दिखा रही हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए यहाँ पे अष्टमुडी केरल में है, पुलकित तमिलनाडु में, रूपकुंड उत्तराखंड में और सूरजकुंड हरियाणा में है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है? तो जो एडन नहर है, एडन नहर को दामोदर नदी से निकाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो एमाइलेज के कारण क्या होता है, बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं। हालांकि उसका पूरा नाम है कि लाइसिन एमाइलेज, है ना। तो कोई लाइसिन लगा क्या होगा, कोई एमाइलेज, लेकिन आयोग ने एमाइलेज को सही आंसर माना था। तो लेकिन जो बासमती के चावल है ना, वो लाइसिन एमाइलेज के तत्व के कारण क्या होते हैं, पकाने पर लंबे हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा मृदा से संबंधित होता है? तो देखिए इडेफिक होता है ना, इडेफिक नाम से, देखिए नाम से जैसा भी इडेफिक जो है वो क्या है, मृदा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण निर्मित हुई है? तो देखिए जो ज्वालामुखी के फलस्वरूप लावा निकलता है ना, कोयला की तरह ब्लैक कलर का बेसाल्ट लावा, उससे हमारी रेगुर मिट्टी बनती है, काली मिट्टी जिसको हम कहते हैं, है ना। कपास की कृषि के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है ये। अगला ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों की मत्स्य उत्पादन का सही अवरोही क्रम बताइए। कौन सा क्रम बताना है? अवरोही क्रम किसका? मत्स्य उत्पादन का। तो आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल और तमिलनाडु। हालांकि मुझे इसको सीए यानी करंट अफेयर मैंने लिखा है कि ये चूँकि 2015 का पेपर है तो उस हिसाब से है। क्या होता है, उत्पादन थोड़ा बढ़ता घटता भी है, हो सकता है गुजरात इस समय प्रथम पे हो, तो करंट का भी आप एक बार गूगल पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है? तो जो बोलाडीला है, बोलाडीला छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में है, ये भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। फिर अगला जो क्वेश्चन है जियोग्राफी का है, कह रहा है कि कौन जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? देखिए थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे ना तभी इसको सॉल्व कर लेंगे। तो कौन सा खगोलीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो पृथ्वी की कक्षा की उत्केंद्रता, ये तो है। पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की त्रियकता, ये भी है। विश्व अयन पृथ्वी सूर्य से अपसौर उपसौर की सब हैं। सौर विकिरण ऊर्जा, इसका खगोलीय सिद्धांत से कोई लेना देना नहीं है। जो सौर विकिरण जो होता है ना, जिसकी वजह से धूप लगती है या जो भी ग्लोबल वार्मिंग होती है, वो तो प्रदूषण के कारण भी बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, है ना। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है? तो जो शीतोष्णकटिबंधीय घास प्रदेश है, थोड़ा सा जैसे आप कॉमन सेंस लगाएं, है ना, यहाँ पे उष्णकटिबंधीय वन हो या सवाना हो, ये ज़्यादा मतलब उत्पादकता वाले होते हैं। अब यहाँ कह रहे हैं वन कम भी होगा ना तो कुछ अधिक ही होगा। तो शीतोष्ण वैसे भी जानते हैं बहुत, जो यहाँ पे ठंडा पड़ता है, बहुत शीत वाले स्थल होते हैं, वहाँ पे वनस्पतियाँ कम होती हैं। तो इसमें भी जगह जहाँ पे घास वाले प्रदेश हैं वहाँ पे शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता क्या है, सबसे कम है, बहुत ही माइनर है।
अगला कह रहा है कौन सा सागरी राष्ट्रीय उद्यान है, यानी कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सागरी है, तो ये मन्नार की खाड़ी जो है वो सागरी राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट कह रहा है कि कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो आसान क्वेश्चन है, जो आप देख सकते हैं कालाहारी। कालाहारी इसलिए ये दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित है क्योंकि ये पाया जाता है दक्षिण अफ्रीका में, और दक्षिण अफ्रीका कहाँ है, दक्षिण में ही है। बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका का क्षेत्र क्या है, यहाँ पे ये मरुस्थल पाया जाता है कालाहारी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे उपग्रह में मृदु जल यानी जो पीने योग्य जल है उसकी सर्वाधिक मात्रा कहाँ पे है, तो ये सर्वाधिक अराउंड 70% कहाँ पाया जाता है, महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिम नदियों में। जो हिम की नदियाँ हैं या जो ऐसे जल हैं जो जम चुके हैं उसमें मृदु जल सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, अराउंड यहाँ देख लीजिए 68 या 70% तक। फिर पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो देखिए विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात ये टुगेला नहीं, ये एंजल जलप्रपात जो है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। बाकी अन्य सब सही सुमेलित हैं, इसमें पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न झीलों में से कौन विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है, तो बैकाल जो है प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है। यहाँ पे आपको रिवीजन करना है और ये मल्टी टाइम पूछा गया है ना। तो जो ग्रैंड कुली बांध है वो आपको कौन सी नदी पे है, ये कोलंबिया पे है। हूवर जो है, ये जो हूवर बांध है ये आपका ये किस पे है, एक मिनट एक्सप्लेनेशन में हम देख लेते हैं। ये भी कई बार पूछा है, इस समय मुझे ध्यान पे नहीं आ रहा। कोलरेडो जो है ये आपका डेविस पार्कर और हूवर। जो हूवर बांध है ना वो कोलरेडो नदी पे है। कौन सी नदी पे है, कोलरेडो नदी पे। देखिए ग्रैंड कुली और ये हूवर ये सबसे ज़्यादा पूछता है ना, आप ये कभी नहीं देखे होंगे लेकिन ये दोनों को सबसे ज़्यादा पूछता है, तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए। ग्रैंड कुली बांध कहाँ पे है, कोलंबिया नदी पे है। हूवर बांध कहाँ पे है, कोलरेडो नदी पर है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित झीलों में से कौन सा जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, तो देखिए इसमें अचार जो झील है ना, अब इसको चाहे जैसे भी याद कर लीजिए, इंडिविजुअल या सुमेलित में पूछ ही लेगा है ना। तो जम्मू कश्मीर में अचार झील, आप अचार खाते हैं ना अपने खाने में, तो जैसे भी याद करें अचार झील कहाँ पे पाई जाती है, जम्मू कश्मीर में पाई जाती है ना। तो इसमें सही आंसर क्या हो गया, अचार झील। अचार झील जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल के अधोलिखित मंडलों को उनके पृथ्वी के धरातल से बढ़ती दूरी के क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए तो सबसे पहले कौन सा होता है, क्षोभ मंडल होता है, फिर समताप मंडल होता है, फिर मध्यम मंडल और देन तापीय मंडल होता है। ये क्रम जो है याद रखिएगा, यहाँ पे देख भी लीजिए आप, है ना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो देखिए जो कागज़ के लिए वो है एंटोरियो जो है ना, वो कागज़ उद्योग के लिए फेमस है। और जो डेट्रायट है ये जो है ना सूती वस्त्र के लिए नहीं है बल्कि कार उद्योग के लिए ये फेमस है, और ये जो है इसलिए ये सही आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि पूछा कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो डेट्रायट जो है ना वो कार उद्योग के लिए फेमस है, ना कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए। अगला क्वेश्चन है कौन सा देश तांबे का बृहत्तम उत्पादक है, तो चिली जो है तांबे का बृहत्तम उत्पादक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में 3 अयस्क का प्रमुख भंडार है, तो छत्तीसगढ़ में 3 अयस्क का जो है प्रमुख भंडार है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 11 की अवधि में देश की जनसंख्या में वृद्धि कितना हुआ था, तो 17.70 ये अप्रॉक्स है ना। तो 17.7% 10 की वृद्धि रही थी 2001 से 2011 के बीच में। और ये भी आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन कई बार पूछा है ना। वहाँ पे कई सारे ऑप्शन दे दिया था कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, 10 की वृद्धि दे दिया था, 2016 में भी पूछ चुका है। तो 10 की वृद्धि कितनी रही थी इस बार, 17.7%। अगला कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार यूपी की साक्षरता कितनी है, तो देखिए इसमें कोई भी सही विकल्प दिया ही नहीं था। यूपी की साक्षरता की बात करें तो 67.7% है, जिसमें पुरुष साक्षरता 77.3 है और महिला साक्षरता जो है वो 57.2 है। यूपी का एग्जाम है तो यूपी के बारे में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात कितना है, तो देखिए 943 है, और सही आंसर इसलिए डी हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 943 कहीं पे दिया ही नहीं है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितने परसेंट है, तो 16.16% है। सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथनों पे विचार कीजिए और कूट के अनुसार उत्तर दीजिए। भारत में लिखित संविधान है, सही है। शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेतक है, तो दोनों ही कथन सही है, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा इसमें बी,
है ना, दोनों सही हैं पर व्याख्या नहीं कर रहे हैं एक दूसरे की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है। तो देखिए मौलिक कर्तव्य पूछ रहा है ना, ग्राम पंचायतों का गठन ये कोई मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये आपका क्या है, नीति निर्देशक तत्व डीपीएस में है, डीपीएसपी में इसका वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। तो देखिए 5 ऐसे, ये ना बार बार पूछता है, मैं तो इसको बोलती हूँ वेरी वेरी वेरी, जितने मन करे इंपॉर्टेंट लगा लो, इनको पूछना ही है ना। तो 5 आर्टिकल हैं जो केवल इंडियन को प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं प्राप्त हैं। आप उसको लिख लीजिए, याद कर लीजिए, कहीं लिख के चिपका दीजिए। 15, 16, 19, 29, 30, 15 अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, 19, 29, 30 है ना। ये आर्टिकल, ये जो अधिकार हैं वे केवल इंडियंस को, केवल भारतीयों को प्राप्त हैं, किसी भी विदेशी को ये नहीं प्राप्त हैं। तो आप इसमें देख लेंगे कि देखिए विधि के समक्ष समता, ये क्या है, ये जो है इसमें ये आर्टिकल 14 में है और इसमें आर्टिकल 14 की बात नहीं हो रही है। तो कह रहे हैं कि केवल भारतीयों को प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं। तो विचार एवं अभिव्यक्ति की ये तो मतलब दोनों को प्राप्त है। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये आपका है 19 में, है ना। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा सही आंसर बी, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन है संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है। तो देखिए इसको यानी अवशिष्ट विषय, यानी जो संविधान में नहीं दिया गया है ना संघ सूची में ना राज्य सूची में, अवशिष्ट यानी वो, या वो किसी में भी नहीं है ना, तो भी उस पर संसद को कानून बनाने का अधिकार होगा। इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन भारत के संविधान का संघीय लक्षण है। संघीय का मतलब आप जानती हैं, है ना, संघात्मक शक्तियों का हमेशा विभाजन होता है। तो इकहरी नागरिकता जो है ना, ये संघीय संविधान का लक्षण नहीं है, क्योंकि संघीय जहाँ पे संविधान होता है ना, वहाँ दोहरी नागरिकता पाई जाती है, राज्य की अलग से और केंद्र सरकार की अलग से। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी। देखिए सर्वप्रथम ना, ये क्वेश्चन आ भी सकता है क्योंकि महाराष्ट्र में इसको लेकर के अभी भी कुछ अमेंडमेंट्स चल रहे हैं, तो ये महाराष्ट्र इसमें सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले देखिए अधिनियम लाया था इन्होंने उड़ीसा वालों ने, पर ये ना उसको कार्यान्वित नहीं कर पाए थे। जो कार्यान्वित करने का कार्य है ना, वो किया था किसने, महाराष्ट्र ने सर्वप्रथम। तो सही आंसर इसमें ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है। तो ऑफकोर्स राष्ट्रपति में निहित है ना। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है, राष्ट्रपति में निहित है। देखिए ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा है, भारतीय संसद में कौन कौन शामिल होते हैं। तो भारतीय संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों ही शामिल होते हैं, है ना। रिवाइज किया है ये क्वेश्चन, आसान है पर नहीं जानते होंगे तो नहीं जानेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसलिए जान जाइए, है ना, कि उसमें कौन आता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों आएंगे। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो राष्ट्रपति की तरह निम्नलिखित में से कौन कार्य करेगा। यानी राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो राष्ट्रपति के पद पे कार्य कौन करेगा। तो भारत के प्रधान न्यायाधीश यानी मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, वहाँ पे राष्ट्रपति के पद पे कार्य करेंगे यदि उपराष्ट्रपति भी उपस्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विचार कीजिए कथनों पे और उत्तर दीजिए कूट का प्रयोग करके। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होता है जो भारत का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो। तो ये बिल्कुल सही है ना। वह आयोग का अध्यक्ष, उक्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु पर्यंत जो भी पहले वो धारित करता है। तो दोनों ही कथन सही हैं, क्योंकि देखिए 70 वर्ष इसलिए क्योंकि भारत का मुख्य न्यायाधीश का एज ही है 65, है ना। तो और भारत के न्यायाधीश ही इसका अध्यक्ष बनेगा, तो जाहिर सी बात है वो 65 के बाद ही यहाँ पे आ पाएगा और आएगा। तो 5 वर्ष का कार्यकाल है, तो जाहिर सी बात है 70 वर्ष तक वो मैक्सिमम काम कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि संविधान का निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंध करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा। तो आर्टिकल जो 100 है ना, वो क्या होता है कि लोकसभा स्पीकर का ये अधिकार है कि जब मत समान हो तो वो एक निर्णायक मत दे सकता है। जैसे मान लीजिए किस पे विचार चल रहा है, किसी बात पे दोनों साइड से 50-50 मत मिले हैं, तो उस पर लोकसभा का स्पीकर जिस पक्ष में मत दे देगा वो पक्ष क्या हो जाएगा, वो पक्ष की बात मानी जाएगी। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए शब्दों पे ध्यान देंगे। आहूत कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो आहूत और अध्यक्षता, इन शब्दों का विशेष ध्यान रखिएगा। संयुक्त बैठकों को आहूत कौन करेगा, राष्ट्रपति करेंगे। अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है भारत में मत देने का अधिकार कौन से अधिकार में आता है। तो देखिए विधिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है ना। तो सही आंसर इसमें हो जाएगा
इसमें दोनों को ही सही माना गया है, संवैधानिक अधिकार है या विधिक है या वैधानिक है। आयोग ने भी क्या किया, इसका उत्तर दोनों को ही माना है। हालांकि सर्वाधिक सटीक आंसर है इसका वैधानिक या विधिक। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 331 में है, लेकिन अब ये प्रावधान खत्म कर दिया गया है। जो दो एंग्लो इंडियन को जो मनोनीत किया जाना था, वो दोनों पद वो क्या किए गए, उसको समाप्त कर दिया गया है। अब फिर भी पूछ सकता है, क्योंकि अब समाप्त कर दिया गया है ना, तो उसके बारे में फिर भी जानना जरूरी है। जैसे योजना आयोग को हटा के उसके जगह पे क्या किसको लाया गया, नीति आयोग को लाया गया, लेकिन फिर भी क्या है, योजना आयोग के बारे में क्वेश्चन कई साल तक पूछते रहा था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाद ने भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत की रूपरेखा प्रतिपादित की? इसको वेरी जितना इंपॉर्टेंट लगाना हो लगा सकते हैं, इजी है पर अक्सर पूछता है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में जो है, इसको 1973 में संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संसद में शून्यकाल का समय क्या होता है? तो ये 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक होता है। इसको भी इंपॉर्टेंट मान सकते हैं, क्योंकि जो शून्यकाल है वो भारत की देन है। और शून्यकाल में पूछता है कि इसका मतलब क्या होता है, इसमें क्या किया जाता है। तो देखिए, शून्यकाल में क्या किया जाता है कि लोकसभा या राज्यसभा की इसमें ये किया जाता है कि अविलंबनीय महत्व के मामले को उठाया जाता है, जिस पे वे तुरंत कार्यवाही चाहते हैं, है ना। शून्यकाल मतलब ये नहीं कि कोई काम ही नहीं होगा, लंच टाइम समझ लें, नहीं, जो अविलंबनीय महत्व का कोई ऐसा मैटर है तो उस काल में उसको उठाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी करता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण को जारी करता है, यानी बंदी को प्रत्यक्ष करो, है ना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से आंसर दीजिए। राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है, सही है ना। इसको कब 1992-93 में इसका गठन करके संवैधानिक रूप दे दिया गया। ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण रहता है, लेकिन नहीं रहता है। ग्रामीण स्थानीय निकाय का निर्वाचन जो है ना, वो राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है, ना कि भारत का निर्वाचन आयोग। तो इसका हो जाएगा कि कथन ए सही है, आर गलत है। सही आंसर हो जाएगा डी। ए तो सही है लेकिन आर गलत है, क्योंकि पंचायती राज का चुनाव कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस आर्टिकल में वर्णित है? तो आर्टिकल 61 में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में कौन सम्मिलित नहीं होता है? तो देखिए, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्यसभा के और राज्य विधानसभाओं के भी, है ना। डी वाले नहीं होते, तो सही आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में पहली बात की केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, दूसरी बात लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर सीमित कर दी गई है? 91 संविधान संशोधन। ये इसको भी वेरी इंपॉर्टेंट मान लीजिए, कई बार पूछ चुका है, मेनी टाइम पूछ चुका है, आगे भी देखेंगे इसको। तो 91 संविधान संशोधन द्वारा ये डिसाइड किया गया कि जो मंत्री परिषद है उसका जो संख्या होगा वो 15% से ज़्यादा नहीं होगा लोकसभा के कुल सदस्यों का। और राज्यों के लिए भी ये प्रावधान लागू किया गया, है ना। और लेकिन मिनिमम अगर बात करें तो 12 से अधिकतम 15% तक। छोटे राज्यों में जहां सदस्यों की संख्या 40 है, में मंत्रियों की अधिकतम संख्या 12 हो सकती है, यानी 15%, या फिर जहां पे बहुत ही कम संख्या है विधानसभा में, तो वहां पे 12 हो सकेगी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और कूट की सहायता से आंसर दीजिए। आर्थिक विकास के लिए एक बहुआयामी उपागम की आवश्यकता होती है, सही है। देखिए, सेंटेंस अपने आप में सकारात्मक है। वर्तमान भारत सरकार मुख्यतः सूक्ष्म आर्थिक विषयों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। तो देखिए, ये सही नहीं है, केवल सूक्ष्म आर्थिक विषयों पर ध्यान नहीं केंद्रित करती है, बल्कि वह व्यापक आर्थिक विषयों पर ध्यान केंद्रित करती है। तो क्या है, ये सही है, आर गलत है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधी संस्तुति करता है या सिफारिशें करता है? तो कृषि लागत एवं कीमत आयोग जो है फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी सिफारिशें करता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है, ध्यान रखिएगा, आगे भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे भी क्या करना है, आपको वक्तव्यों पर विचार करना है और कूट के हिसाब से आंसर देना है। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, ये बिल्कुल सही है। राज्य वित्त आयोग क्या है? एक संवैधानिक निकाय है। अगला क्वेश्चन है, संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति नहीं कर सकता। देखिए, ये सही नहीं है। जो संघीय वित्त आयोग है ना, पंचायतों के वित्त के लिए संस्तुति तो कर ही सकता है ना, ऐसा नहीं है, कोई बाध्यकारी प्रावधान तो नहीं है, संस्तुति कर सकता है। तो ये सही है, आर गलत है।
तो सही आंसर सी हो जाएगा, ए सही है, आर गलत है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके लिए उद्यमी हेल्पलाइन स्थापित की गई है। तो एमएसएमई यानी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रमों के लिए उद्यमी हेल्पलाइन शुरू किया गया है। 2010 में इसको मनमोहन जी के काल में शुरू किया गया था। अगला कह रहा है कि बीएससी ग्रीनेक्स में कितनी कंपनियां हैं। उस समय पे 25 थी, वर्तमान में कितनी हैं आप एक बार चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है नगरीकरण के कारणों के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। देखिए नगरीकरण के कारण क्या है। ग्रामीण से नगरीय क्षेत्र में प्रवास सही है। शहरों में शैक्षिक संस्थाओं की बढ़ती संख्या सही है। औद्योगिकरण की ऊंची दर ये भी सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर ऊंचा रहेगा तो लोग शहर में क्यों जाएंगे। तो 1, 2, 3 सही है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 1944 में 1944 में गांधीवादी योजना को किसने प्रतिपादित किया था। तो श्रीमन नारायण अग्रवाल ने गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन है पाइड हीलियोमीटर का प्रयोग किसे नापने के लिए किया जाता है। तो पाइड हीलियोमीटर का जो प्रयोग होता है वो सोलर रेडिएशन को मापने के लिए किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा अर्धचालक है। तो देखिए जर्मेनियम जो है वो अर्धचालक है। इसके अलावा जो सिलिकॉन होता है ना वो भी अर्धचालक होता है। तो ध्यान रखेंगे जर्मेनियम क्या है, एक अर्धचालक है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर का सामान्य तापक्रम अगर 98.4 फॉरेन डिग्री है, फॉरेन हाइट है, तो इसके बराबर इसको सेल्सियस में बताना हो तो ये कितना होगा। तो आप जानते हैं कि एक मानव का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 37 सेल्सियस अराउंड होता है। तो 37 के करीब है 36.89। तो सही आंसर हो जाएगा बी। यानी मनुष्य का सामान्य तापक्रम कितना होता है 98 फॉरेनहाइट और या फिर 37 सेल्सियस। अगला जो क्वेश्चन है ये देखिए बहुत ही अलग क्वेश्चन है। पूछ रहा है एक गिलास पानी में कितनी कैलोरी मिलती है। तो 0 कैलोरी मिलती है ना। ये क्वेश्चन काफ़ी अलग लगा। अगला क्वेश्चन है आकाश का नीला रंग क्यों होता है, किस कारण से होता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या होता है, आकाश का रंग कैसा होता है, नीला होता है। अगला क्वेश्चन है बॉक्साइट अयस्क है किसका। तो एल्युमिनियम का। ये आरओ 2024 में जो पेपर हुआ है फरवरी में उसमें भी पूछा गया था, है ना। तो बॉक्साइट किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का। अगला क्वेश्चन है रोगियों के दांत देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण कौन सा है ना। तो इनके द्वारा अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस क्या करता है, छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है, जबकि उत्तल लेंस क्या करता है, बहुत सारी बड़ी चीज़ों को एक छोटी जगह पे एक साथ दिखाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन भी अक्सर बनते ही हैं लगभग, तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है, क्या देख सकता है। तो देखिए एक ये क्वेश्चन को याद करने का ट्रिक है। निकट दृष्टि दोष है ना, कहने को तो है निकट दृष्टि दोष, लेकिन इसमें होता क्या है, जो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है ना वो निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है, और जो दूर दृष्टि दोष वाला व्यक्ति है ना वो दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। कोई कन्फ्यूजन ना रहे, सेम यही बात है जो मैंने कहा, अच्छे से याद कर लें। तो निकट दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति क्या देख सकता है, नज़दीक स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। मुझे कभी कभी लगता है ये नाम ही उल्टा क्यों रखा गया है ना। नाम है निकट दृष्टि दोष और निकट का देख सकते हैं, दूर का नहीं। अगला क्वेश्चन है सिगरेट के धुएं में प्रमुख प्रदूषक कौन कौन से हैं। तो एक तो बेंजीन होता है और एक कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ना, इंपॉर्टेंट है। अगला क्योंकि साइंस जो है ना वो बहुत हाई लेवल का नहीं होता है, वो डेली लाइफ या प्रैक्टिकल चीज़ों से जुड़ा हुआ ही पूछता है। तो सिगरेट बहुत आम चीज़ है, तो ध्यान रखें इसमें जो मेन प्रदूषक हैं, पोल्यूटेंट हैं, वो हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। अगला क्वेश्चन है कि कहाँ पे आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। तो पश्चिम बंगाल में। अभी फिर से आर्सेनिक प्रदूषण काफ़ी चर्चा में है, न्यूज़ में है, करंट अफेयर में भी आप देखेंगे, है ना। और तो ये पश्चिम बंगाल में इस समय सर्वाधिक था, और इससे ब्लैक फुट रोग भी होता है। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, इससे जुड़ा हुआ जो करंट अफेयर था वो मैंने वहाँ पे सेंड किया था। टेलीग्राम चैनल का भी नाम सेम है, उसका स्टडी पॉइंट, है ना। और वहाँ पे मैं इसके PDF भी सेंड कर देती हूँ, ताकि यदि किसी को मन है कि चलो एक बार हम ऐसे पढ़ लेते हैं खुद से वीडियो देखने के बाद, तो वो देख सकते हैं वहाँ पे। अगला है कांसा मिश्रित धातु क्या है। तो ये है जो कांसा होता है ना वो तांबा और टीन, T+T से क्या बन रहा है, कांसा बन रहा है। तो ध्यान रखिएगा, ये दोबारा पूछा है, फिर से पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने गैसोलीन में इथेनॉल मिश्रित करने का कानून अनिवार्य कर दिया है। तो ऐसा ब्राज़ील ने किया है, इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है वनस्पति विज्ञान से अच्छा संबंधित है। तना कौन सा है ना। तो तना इसमें है आपका अदरक। इसमें थोड़ा देख लीजिए तने के अंदर किसको किसको रखा गया है। तो हल्दी को,
अदरक को, जिसको प्रकंद भी कहा जाता है, इनको तना के तहत रखा गया है, अदरक को और किसको, हल्दी को भी। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है, ये तो आपको पता ही होगा अगर पीसीएस का आप दूसरा तीसरा अटेम्प्ट दे रहे होंगे तो, ये क्वेश्चन मेनी टाइम पूछा गया है, मतलब मल्टी टाइम रिवाइज्ड क्वेश्चन है ये। कुनैन सिंकोना पादप के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो छाल से प्राप्त किया जाता है। कुनैन क्या है? मलेरिया की एक दवा है। लौंग क्या है पूछा यहाँ पे, तो लौंग क्या है कि ये सूखे फूल होते हैं जो कि लौंग बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पादप हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन जो है ना, साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जाइलम मुख्यतः किसके लिए जिम्मेदार है? तो जो जाइलम है ना, जे फॉर जाइलम और जी फॉर जल, ये जल वहन के लिए, जैसे जड़ों में हम पानी देते हैं तो वो कैसे पत्तियों तक, तनों तक, फल तक पहुँचता है, वो जाइलम के कारण पहुँचता है। तो जल वहन के लिए कौन जिम्मेदार होता है? जाइलम। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेल में विशालतम है? तो जो स्पर्म व्हेल होती है ना, वो सबसे बड़ी होती है, विशालतम होती है। कौन सी? स्पर्म व्हेल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब डॉक्टर ये कहता है कि किसी पेशेंट्स को टेट्राप्लेजिया हो गया है, तो उसका आशय होता है कि पेशेंट को पक्षाघात हो गया है, किसका? केवल दाएं हाथ का, केवल बाएं हाथ का, है ना। तो टेट्राप्लेजिया एक ऐसा डिजीज है जिसमें हाथ और पैरों दोनों का पक्षाघात हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे सही आंसर क्या है? दोनों हाथों और दोनों पैरों का जो पक्षाघात होता है तो उसे टेट्राप्लेजिया कहते हैं। शरीर के अंदर लौह की कमी से क्या हो सकता है? तो रक्तहीनता होगी। लौह आपको पता ही है, रक्त से संबंधित है। अगला जो क्वेश्चन है, मानव गुर्दे में पथरी किसकी वजह से बनता है? तो ये कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण बनता है। RO 2024 में भी ये क्वेश्चन पूछा था, है ना, कि गुर्दे में पथरी किसकी वजह से बनता है? तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शन थे, लग रहा था वही होगा, पर कैल्शियम ऑक्जेलेट याद रखिएगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहेंगे? तो ये इसको पेंडेमिक कहेंगे। जैसे जो कोरोना था ना, कोविड-19, तो ये क्या था? पेंडेमिक था, जो पूरे विश्व में फैल जाता है। अगला कह रहा है कौन सा जल जनित रोग है? तो जो हैजा है ना, ये जल जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है, तो इस उल्लेख में Hg से तात्पर्य किससे? मरकरी से। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉमन सेंस का। मानव शरीर का तापमान न तो जाड़ों में बढ़ता है, घटता है, ना ही गर्मियों में बढ़ता है ना। सही आंसर हो जाएगा, ना तो गर्मियों में बढ़ता है, ना ही जाड़ों में घटता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में किसका प्रयोग होता है? फिर से पूछा जा सकता है। प्लास्मिड का प्रयोग होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में किसका प्रयोग होता है? प्लास्मिड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? तो ये बंद तंत्र होता है। देखिए ये सही नहीं है, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? एक खुला तंत्र होता है ना, कि बंद होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है? तो हेलोक्लाइन जो है जल लवणता की प्रवणता को दर्शाता है, यानी जल में लवणता कितनी है, उसका उसमें क्या बोलते हैं, डेंसिटी कितना है, उसको हेलोक्लाइन दर्शाता है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जा सकता है? तो आइस कोर। देखिए जब भी क्रायोजेनिक की बात हो ना, तो आप वहाँ पे समझ जाइए किसी ठंडी चीज़ की बात हो, वो भी कोई नॉर्मल ठंडी नहीं, जो -डिग्री में होता है तापमान, जो आप कह सकते हैं कि हद से ज़्यादा जब किसी ठंडे उसका बात किया जाता है। तो आइस कोर किससे संबंधित है? क्रायोजेनिक आइस, ठंडी चीज़, बहुत ही ज़्यादा ठंडी, केवल ठंडा पानी इस टाइप नहीं। क्रायोजेनिक का संबंध ठंडी चीज़ों से है, तो आइस कोर इसमें सही आंसर हो जाएगा। देखिए 2015 का एक और पेपर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बार पेपर लीक हुआ था 2015 में, तो पेपर दोबारा कराया गया था, तो इसलिए 2 पेपर हैं पीसीएस 2015 के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी भारत में जैविक विविध हॉट स्पॉट के रूप में पहचाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, पश्चिमी घाट को जैविक विविधता का हॉट स्पॉट कहा जाता है, यानी वहाँ पे सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो इसमें जो है पोषण स्तर की जो कम संख्या है, ये पारिस्थितिकी तंत्र में जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि कौन प्रवाल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो वैश्विक जो ऊष्मन है, जो ग्लोबल वार्मिंग है ना, उसके कारण सबसे ज़्यादा क्या होता है? प्रवाल विरंजन होता है। ये निरंजन नहीं है, विरंजन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन नवीन अध्याय जोड़े गए थे? तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहली बार कब सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज अध्याय को
आर्थिक सर्वेक्षण में जोड़ा गया था, तो ये वर्ष 2011-12 में जोड़ा गया था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्तमान में हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें, तो इसको हमारे आर्थिक सर्वेक्षण जो कि आता है बजट के बारे में, उसमें इसको कब जोड़ा गया पहली बार, तो पहली बार क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात को आर्थिक सर्वेक्षण में 2011-12 में जोड़ा गया था। फिर क्वेश्चन है कि कौन सा कथन सही है, तो इसमें पहला ही कथन सही है, जैवमंडल पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी मंत्रिमंडल में दिसंबर 2014 में 4 नगरों में मेट्रो चलाने हेतु साध्यता अध्ययन फिजिबिलिटी स्टडी विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने हेतु स्वीकृति दी। इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो इसमें इसमें जो है इलाहाबाद शामिल नहीं था, इसमें थे कानपुर, आगरा, वाराणसी और मेरठ। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि वक्तव्यों पर विचार करें और कूट की सहायता से सही आंसर चुनें। उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार उद्योग आधारिक संरचना, ऊर्जा उत्पादन आदि के विकास पर ध्यान लगा रही है, सही है। भारी निवेश आर्थिक विकास को सुलभ करता है, दोनों ही कथन क्या है, सही है और सही व्याख्या भी है। अगला क्वेश्चन करंट अफेयर का है। फेसेज एंड प्लेसेज पुस्तक का विमोचन उपराष्ट्रपति के द्वारा किया गया, इसको लिखा किसने है, तो इसको दीपक नैयर जी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2015 में प्राप्त सूचना के अनुसार मंगल ग्रह पर जैविक रूप से उपयोगी नाइट्रोजन पाई गई है। यह सूचना किसके द्वारा है, क्यूरियोसिटी रोवर के द्वारा। ये अमेरिकी जो है कार्यक्रम है नासा का। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2015 में अर्थ आवर कब मनाया गया। अब आप देखेंगे कि ये अक्सर मार्च में मनाया जाता है, तो 23 और 24 दोनों वाला आप पढ़ के जाएंगे कि कब मनाया गया अर्थ आवर, है ना, क्योंकि देखिए इसका जो क्या होता है अर्थ आवर कब मनाया जाता है, मार्च में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2015 में प्रकाशित पत्रिका टेक्नोफिजिक्स के अनुसार विश्व का सबसे बृहद ज्ञात क्षुद्र प्रभाव क्षेत्र कहाँ पे है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में है ना। सबसे जो बृहद क्षुद्र ग्रह प्रभाव क्षेत्र वो कहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया है, ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने मार्च 2015 में जीएसटी पर आधिकारिक प्राप्त राज्य के वित्त मंत्रियों की समिति के अध्यक्ष के रूप में काम किया। करेंट अफेयर का क्वेश्चन है ये भी, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा सी, KM मणि। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी करंट अफेयर का है। वाणिज्यिक न्यायपीठों की स्थापना की घोषणा करने वाला प्रथम हाईकोर्ट कौन सा है, तो ये है आपका दिल्ली हाईकोर्ट। इसने किस प्रकार के न्यायपीठ की स्थापना की, वाणिज्यिक न्यायपीठ। अगला क्वेश्चन ये भी देखिए करंट अफेयर का है। ओपन गवर्नमेंट सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला था, 37वां। काफ़ी सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन है इसमें भी, ये भी करंट अफेयर CA यानी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। फिर कह रहा है कि जनवरी 2015 में आरंभ किया गया भारतीय सेना का ऑपरेशन ऑल आउट, है ना, तो ये भले उस समय करंट अफेयर का क्वेश्चन था, लेकिन इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। ऑपरेशन ऑल आउट किससे संबंधित था, असम में बोडो उग्रवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन ऑल आउट को शुरू किया गया था। नैनो प्लग क्या है, देखिए नैनो प्लग वैसे तो उस समय ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, ये नैनो प्लग था। नैनो प्लग होते थे ईयर में, कान में लगाने के लिए, पूछा है किससे संबंधित है ना, तो ये एक छोटे सुनने के यंत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन ये भी करंट अफेयर है। अल शबाब जो है इसने एक विश्वविद्यालय में 147 लोगों का कत्ल किया था, ये आतंकवादी समूह है। तो ये विश्वविद्यालय कहाँ का था, कहाँ अवस्थित है, तो केन्या में है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। फिर ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, स्टॉर्म ऑफ रिजॉल्व में किस देश ने भाग नहीं लिया था, ओमान ने भाग नहीं लिया था। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय वेधशाला जिसका उद्घाटन 29 मार्च 2015 को किया गया कहाँ अवस्थित है, पोर्ट ब्लेयर में है। ये भी करंट अफेयर का ही क्वेश्चन। देख रहे हैं करंट अफेयर का जो वेटेज है वो कितना ज़्यादा है, करंट अफेयर जरूर पढ़ के जाइएगा। अगला क्वेश्चन है कि ये भी करंट अफेयर है। फरवरी 2015 में निम्न में से किस राज्य ने अपने समुद्र तटीय इकोसिस्टम एवं तटीय बाह्य सीमा यानी शोर लाइन्स में डॉल्फिन जनगणना किसने प्रारंभ की, तो उड़ीसा ने 2015 में डॉल्फिन की जनगणना प्रारंभ की। ये भी करंट का क्वेश्चन है। बालचंद नोमड़े को किस पुरस्कार हेतु चुना गया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार इस बार किसे मिला है, टेलीग्राम पे मैंने सेंड किया था, देख लीजिएगा, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 2015 में, ये भी करंट अफेयर का है। ड्राइवर रहित कार का परीक्षण करके जो है किसने कार चलाई, ब्रिटेन ने, है ना। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है, ये देखें ये भी करंट अफेयर का है कि उपराष्ट्रपति द्वारा विमोचित, देखिए 2 पुस्तकें हैं अब तक हो चुका, जिसको किसने ये विमोचित किया था, उपराष्ट्रपति ने। आतंक के साए में, अब इसके लेखक कौन है, गरिमा संजय हैं। ये पुस्तक इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि इसको उपराष्ट्रपति जी ने विमोचित किया था, तो इम्पॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। प्रवासी भारतीय सम्मान 2015 से किसे सम्मानित नहीं किया गया, तो इला गांधी को सम्मानित नहीं किया गया। अगला क्वेश्चन है, ये भी करंट का क्वेश्चन है।
इस करंट के क्वेश्चन इसलिए पढ़ दे रही हूँ, थोड़ा आइडिया आपको लग जाएगा कि करंट में किस तरह के क्वेश्चन आए हैं। किस देश ने जनवरी 2015 में जस्टिस M.K. सिन्हा को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? तो ये बांग्लादेश ने किया है। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी है, तो वहाँ पे कोई बड़ी बात होती है तो थोड़ा हम उसको ध्यान देते हैं। और देखिए इसलिए पूछा था उसमें क्योंकि ये प्रथम हिंदू मुख्य न्यायाधीश बने थे, है ना, तो इसलिए पूछ लिया गया। अगला क्वेश्चन है, ये भी करंट का क्वेश्चन है। 2015 में संपन्न हुए 19वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की जो है विषय वस्तु या थीम क्या थी, है ना, तो आप 2023 का देख के जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि ये भी करंट का क्वेश्चन है, करंट अफेयर, CA मतलब करंट अफेयर, कि किस राज्य ने फरवरी 2015 में अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क प्रणाली का शुभारंभ किया? हिमाचल प्रदेश ने। अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि कौन सा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। नमित शर्मा बनाम भारत संघ। नमित शर्मा बनाम भारत संघ किससे संबंधित है? सूचना के अधिकार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गिद्धों की कमी का प्रमुख कारण क्या है? तो जो दर्द निवारक जो दवाइयाँ या इंजेक्शन होते हैं ना, जो जानवरों को दिए जाते हैं, तो वो फिर गिद्ध खाते थे, जिसकी वजह से उनकी जनसंख्या में कमी आई। ये क्वेश्चन जब पूछा जा रहा था ना, लगातार 3-4 साल पूछा गया। अगला क्वेश्चन है कि किसे मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है? तो देखिए ऑस्ट्रेलिया को जो है ना मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश इसको माना जाता है। वहाँ पे पृथ्वी पर पाई जाने वाली अधिकतर प्रजातियाँ क्या है वहाँ पे उपस्थित हैं। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। तो इम्पॉर्टेंट भी है, ध्यान रखेंगे, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, पहले ही मैंने लिख दिया है। दूसरा कौन सा सम्मिलित नहीं है ना, तो प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 में, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, है ना, ये आया था 1992 में, जिसमें एजेंडा 21 लाया गया था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5, 92 + 5 करेंगे तो 97 हो गया। कार्बन व्यापार का संबंध मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से नहीं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो संबंध है वो आपका ओजोन संरक्षण से है। तो सुमेलित कौन सा नहीं है? डी सही, सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश में उसके कुल क्षेत्रफल का 30% से अधिक राष्ट्रीय पार्क है? तो ऐसा जो है ना इजराइल में है, 30% से ज़्यादा वहाँ का क्षेत्रफल क्या है? राष्ट्रीय पार्क के रूप में है। अगला देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल या सुमेलित कोई भी पूछा जा सकता है। देखिए जो स्वर्णिम त्रिभुज है ना, ये क्या है कि एक अफीम उत्पादक क्षेत्र है, गोल्डन ट्रायंगल, ये वर्ल्ड की बात हो रही है। इंडिया का अलग है, स्वर्णिम ट्रायंगल हमने पढ़ा था यूपी में, एक पर्यटन स्थल के रूप में था, दिल्ली था और राजस्थान का जयपुर था, यूपी का आगरा था। ये जो गोल्डन ट्रायंगल था ना वो यूपी का था, ये वर्ल्ड का है। फिर बरमूडा त्रिकोण, बरमूडा त्रिकोण उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, यहाँ पे जो जहाज जाते हैं ना वो गायब होते हैं बहुत। फिर सुदूर पूर्वी चावल का कटोरा, ये म्यांमार है। और रेड बेसिन की बात करें तो चीन में है। ये सारे ही विकल्प इसमें ना वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इंडिविजुअल या चेंज करके अलग अलग क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि किस देश का नाम का मतलब होता है 40 कबीलों का देश? तो ये किर्गिस्तान है, इसको 40 कबीलों का देश इसके कहा जाता है और इसके नाम का भी मीनिंग ऐसा निकलता है। अगला आपको कह रहा है सुमेलित करना है, और ये इस तरह के क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट में आते हैं। जनजातियाँ हैं और आपको बताना है किस राज्य में है। जो टोडा है ना, टी फॉर टोडा, टी फॉर तमिलनाडु में पाए जाते हैं। जो लेप्चा है ये सिक्किम का है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों तो याद होना चाहिए। बीरहोर झारखंड का है, गारो मेघालय का, आपको पता ही है कि खासी गारो जयंती है, ये तीनों मेघालय की हैं। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारे इंपॉर्टेंट हैं, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है घोष टाउन कौन सा नहीं है, यानी ध्वस्त नगर कौन सा नहीं है? तो चरखारी ध्वस्त नगर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन अब भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण करता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, तेल की कीमतों का निर्धारण पता है भारत में तेल की कंपनियां खुद करती हैं, न कि गवर्नमेंट करती है। अगला क्वेश्चन है, अणु शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड एक संयुक्त उपक्रम है, किसका? तो NTPC का है। कांडला किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए ये गुजरात में है और ये निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए क्या है? प्रसिद्ध है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नवंबर में 19 नवंबर, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व शौचालय दिवस के रूप में मनाया जाता है 19 नवंबर को। अगला कह रहा है कि 4000 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित हो रहा है? राजस्थान में, ऑफकोर्स सौर ऊर्जा से संबंधित है ये, वहाँ पे गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है। ये क्वेश्चन देखिए कई बार पूछा है, रिवाइज किया है इस क्वेश्चन को। नालंदा परियोजना किस मंत्रालय की है? आप अक्सर क्या सोच सकते हैं, संस्कृति मंत्रालय पे आपका ध्यान जा सकता है, लेकिन ये अल्पसंख्यक मामले के मंत्रालय की परियोजना है। कौन? नालंदा। तो वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, ये कई बार पूछा है।
अगला क्वेश्चन है, किसने वर्चुअल क्लस्टर वेब पोर्टल प्रारंभ किया? तो ये एमएसएमई मंत्रालय ने इसको प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आज भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको कम से कम इसमें आपको ये याद होना चाहिए कि जो आईएमएफ है ना, आईएमएफ के भुगतान संतुलन में हेल्प करता है ना, भुगतान संतुलन असंतुलन को ठीक करने के लिए ये वित्त प्रदान करता है। और जो आईडीए है ना, ये नम्य ऋणों की स्वीकृति करता है। और सार्क का तो ऑफकोर्स आपको पता ही होगा, सार्क दक्षिण एशियाई देशों में सहयोग के लिए ही बना है। तो डब्ल्यूटीओ का तो अपने आप ही निकल जाएगा कि ये व्यापार में। देखिए क्वेश्चन देखने में जैसा है ना डिफ़िकल्ट, वैसा है नहीं, बहुत आसान है। लेकिन ये इंडिविजुअल पूछा जा सकता है। इसको भुगतान संतुलन का संबंध किससे है? आईएमएफ से। ये जरूर याद रखिएगा, इंडिविजुअल पूछ भी चुका है ना। सार्क का तो आप सबको इन जनरल पता रहता है, डब्ल्यूटीओ व्यापार से संबंधित है तो व्यापार के बारे में ही है। और आज का ये जो लास्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि कौन सा कार्यक्रम 2 अक्टूबर 2019 तक पूरा करने का उद्देश्य है? तो ये है स्वच्छ भारत मिशन। इसको 2014 में शुरू किया गया था और 2019 में इसको कंप्लीट करने का उद्देश्य था। तो आई होप वीडियो आपको हेल्पफुल है, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।